अरे भैया, इस रक्षाबंधन पर क्या दे रहे हो अपनी इकलौती बहन को? ज्योति ने चहकते हुए अपने भैया मनोज से पूछा। मनोज ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। अभी मेरी शादी में इतना खर्चा हुआ है, और फिर तुझे अपनी शादी पर एक सोने की अंगूठी भी तो दी थी। और फिर वो हंसता हुआ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मनोज के जाते ही नंद ज्योति रसोई में गई और काजल के सामने खड़े होते हुए बोली, तुम भैया को समझाना, मुझे रक्षाबंधन का गिफ्ट कुछ अच्छा सच है और महंगा चाहिए, सस्ता सा कुछ ना दें। समझा देना भैया को। काजल ने सिंक के पास खड़ी बर्तन धो रही थी और उसने बिना ज्योति की तरफ देखे कहा, मुझसे कुछ मत कहो, मुझे तो भाई बहन की बातों में नहीं पड़ना। ज्योति ने स्लिप पर तेजी से हाथ मारते हुए कहा, मैं जो कह रही हूँ सिर्फ उतना सुनो। भैया से कहना है मुझे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दें। काजल ने टेढ़ी नज़र से ज्योति की तरफ देखा और बोली, प्लीज़ दीदी, मुझे सबसे दूर, इस सबसे दूर रखें। मैं इन सब बातों में नहीं पड़ती हूँ। आप भाई बहन के बीच की बात है। आप उन्हें कुछ दें या वो आपको कुछ दें, मुझे कोई मतलब नहीं है। पुष्पा जी जो रसोई के बाहर खड़ी हुई सब सुन रही थीं, वही तेजी से रसोई में गईं और काजल की चुटिया पकड़ के पीछे की तरफ उसका सर करते हुए बोली, तुझसे क्या कहा है? तुझे मनोज से बोलना है ज्योति को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे। समझ में आई या फिर दूसरी भाषा में समझाऊं? और फिर पुष्पा जी ने उसका सिर जोर से बर्तनों की तरफ धकेल दिया और दोनों माँ बेटी वहां से चली गईं। काजल ने भी रोते हुए चुपचाप अपना काम खत्म किया और अपने कमरे में चली गई। रात में जब मनोज ऑफिस से वापस आया तो काजल ने उसे समझाते हुए कहा, दीदी जो मांग रही हैं दे दो ना, क्यों कलेश करवा रहे हो मेरी जान को भी? मनोज ने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे तुम चुप रहो, मैंने कुछ सोच रखा है उसके लिए, और उसे बड़बड़ाने दो, जो कहती है कहने दो। काजल ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे मेरे साथ कैसा बर्ताव होता है? तुम तो कर देते हो और सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाता है। मनोज ने काजल की किसी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप सो गया। अगले दिन जब काजल रसोई में चाय बना रही थी तभी पुष्पा जी ने वहां आकर कहा, तूने मनोज से बात करी या नहीं? काजल ने कप में चाय पलटते हुए कहा, हाँ की थी, वो कह रहे हैं तुम चुप रहो। तभी पीछे से ज्योति आई और बोली, झूठ बोल रही हैं मम्मी, इन्होंने कुछ बात नहीं की होगी और इन्होंने उल्टा कह दिया होगा कुछ देने की जरूरत नहीं है, इनके मायके से कुछ नहीं मिलता ना, इसीलिए सोच रही होंगी कि मेरा भाई भी मुझे क्यों दे। काजल ने ज्योति को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं समझे तो मैं क्या करूं? और तभी वहां पर मनोज भी आ गया। काजल ने टेढ़ी नज़रों से मनोज की तरफ देखा तो मनोज बोला, क्या हो गया? काजल ने मनोज की तरफ देखकर गुस्से से कहा, वही जो तुमने किया है। मैं रात भी समझा रही थी तुम्हें लेकिन तुम तो मेरी समझते ही नहीं हो। तब तभी पुष्पा जी ने काजल की तरफ गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, मेरे बेटे से किस तरीके से बात कर रही है? तमीज नहीं है तुझे बात करने की? मनोज अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोला, क्या मम्मी, खत्म करो इस बात को, अभी रक्षाबंधन आने में 4 दिन बचे हैं और हंगामा ऐसे मचाया हुआ है कि पता नहीं जैसे आज ही रक्षाबंधन हो। और अपनी बात कहकर मनोज अपना अखबार पढ़ने बैठ गया। पुष्पा जी और ज्योति उस समय चुप हो गईं, कुछ नहीं बोली। काजल ने नाश्ता बनाया और पुष्पा जी, ज्योति और मनोज ने नाश्ता किया। उस समय तक सब शांत था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और मनोज के ऑफिस के लिए निकलते ही पुष्पा जी तुरंत काजल के पास रसोई में जाकर बोली, क्यों री, तूने ही मना किया था ना मनोज से ज्योति को कुछ भी देने के लिए? काजल ने सास को झिड़कते हुए कहा, फिर वही बात, मैं जब कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं कहा, फिर क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हो? और काजल के हाथ में जो नाश्ते की थाली थी उसे लेकर वो खाने बैठने वाली थी कि पुष्पा जी ने उससे वो थाली ली और ज्योति की तरफ करते हुए बोली, ले बाहर जाकर कुत्ते को डाल दे, इसको खिलाने से अच्छा है हम कुत्ते को खिलाकर पाल लें। हमारा खा रही है और हमारी ही थाली में छेद करती है, तुझे तो मैं बताऊंगी। और पुष्पा जी अभी काजल पर हाथ उठाने ही वाली थी कि ज्योति ने कहा, मम्मी आपका फ़ोन बज रहा है। और फिर पुष्पा जी फ़ोन सुनने चली गई। काजल भी कपड़ों की बाल्टी लेकर छत पर चली गई। अब वो समझ चुकी थी कि आज तो खाना मिलने से रहा, काम तो ख़त्म कर लूँ कम से कम। अभी काजल छत पर कपड़े फैला ही रही थी कि तभी पीछे से ज्योति आई और बोली, क्यों री, मतलब हमें रक्षाबंधन का गिफ्ट भी नहीं मिलेगा और तू आईफोन चलाएगी? और ज्योति ने कहते हुए उसने काजल को जोर से धक्का दे दिया और काजल ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं संभल पाई और वो नीचे गिर गई। उसने उठते हुए कहा, दीदी कौन सा आईफोन, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। इतना सुनते ही ज्योति ने उसकी तरफ आईफोन दिखाया, ये वाला आईफोन, तेरी औकात है इतना महंगा फ़ोन चलाने की? आईफोन चलाएगी? काजल ने ज्योति की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, कुछ भी नहीं।
और ना ही ये मेरा है, मुझे नहीं पता किसका है। काजल ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अच्छा ये तेरा नहीं है, तू तो तेरे नाम से भैया ने भेजा क्यों है? इसलिए ना कि तू अपने मायके में इसकी शान दिखा सके। और ज्योति की पांचों उंगलियां काजल के गाल पर छप चुकी थीं। उसने अपना गाल सहलाते हुए कहा, दीदी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी पीछे से पुष्पा जी आईं और उन्होंने काजल का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए कहा, कान खोलकर सुन ले, अब ये फ़ोन मेरी बेटी के पास रहेगा, तुझे नहीं मिलेगा। काजल ने दर्द में तड़पते हुए कहा, मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों रखूंगी? और दोनों माँ बेटी ने ही काजल के ऊपर दो चार हाथ साफ किए और फिर नीचे चली गई और छत का गेट लगा दिया। और फिर दोपहर में मनोज अपनी पत्नी काजल को बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन काजल फ़ोन नहीं उठा रही थी। हार कर उसने अपनी बहन ज्योति के पास फ़ोन किया। तेरी भाभी कहाँ है? ज्योति ने झल्लाते हुए कहा, छत पर हैं। मनोज ने मरे मन से कहा, अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, काजल से कहना मेरा एक पार्सल आने वाला है, उसे ले लेगी। ज्योति ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद पार्सल आया और वो पार्सल ज्योति ने ले लिया। कुछ देर बाद ऑफिस में मनोज के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन पहुंचा और उन्होंने कहा, आपकी पत्नी यहाँ थाने में हमारे सामने बैठी हैं, आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी आएँ। पहले तो मनोज ने उस अनजान नंबर पर विश्वास कर लिया, लेकिन फिर उसने थोड़ा सोचा और उसे लगा शायद ये स्कैम कॉल हो सकती है। इसलिए उसने उससे गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं आपके किसी धोखे में नहीं आने वाला हूँ, और उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने ऑफिस से घर पर फ़ोन किया, काजल को फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी काजल ने फ़ोन नहीं उठाया था। फिर उसने फिर से ज्योति को फ़ोन किया तो ज्योति ने बताया, भाभी छत पर है। मनोज ने थोड़ा गुस्से से झल्लाते हुए कहा, अभी 1 घंटा पहले भी मैंने फ़ोन किया था, तब भी वो छत पर थी और वो अभी भी छत पर है। आखिर वो छत पर कर क्या रही है? ज्योति ने भी झल्लाते हुए बताया, अरे हाँ, वो छत पर पापड़ चिप्स वगैरह सुखा रही हैं, मम्मी ने बोला है। और चिंता मत करो, आपकी पत्नी को हम कोई छत पर धूप में सजा नहीं दे रहे हैं, और उनका फ़ोन नीचे है चार्जिंग पर। ज्योति की बात सुनकर मनोज को थोड़ी तसल्ली हुई तो उसने कहा, ठीक है। और फिर उसने फ़ोन काट दिया, वापस अपने काम में लग गया। लेकिन उसके पास फिर से फ़ोन आया और उन्होंने कहा, लो अपनी पत्नी से बात करो। उधर से किसी औरत की रोते हुए की आवाज़ आई, लेकिन मनोज ने विश्वास नहीं किया कि जब काजल घर पर है तो थाने में क्या करेगी, और उसने स्कैम फ़ोन समझकर फिर से काट दिया। शाम को 6 बजे वो घर पहुंचा और उसने जाकर काजल को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन उसे काजल नहीं मिली। तो उसने ज्योति से पूछा, काजल कहाँ है? ज्योति ने बिना मनोज की तरफ देखे कहा, छत पर है वो। मनोज ने गुस्से से ज्योति पर चिल्लाते हुए कहा, दोपहर से अभी तक छत पर क्या कर रही है? तुमने एक बार भी छत पर जाकर देखना जरूरी नहीं समझा? मनोज की माँ ने उस पर उल्टा बरसते हुए कहा, अरे हम क्यों देखें जाकर, हमने ही बंद किया है उसे। मनोज ने तेज आवाज में चिल्लाकर पूछा, लेकिन बंद क्यों किया है छत पर? ज्योति ने त्योरी चढ़ाते हुए मनोज से कहा, एक बात बताओ भैया, वो जो पार्सल भाभी के लिए आया है वो आपने भेजा था और उसमें आईफोन है। मनोज ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, तुमने क्यों खोल कर देखा पार्सल, जब मैंने कहा था वो काजल को देना है? ज्योति ने रोने वाला मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा अपनी पत्नी को आईफोन दोगे और हमें बताओगे भी नहीं? मनोज ने ज्योति को झिड़कते हुए कहा, तुझसे तो बात करनी बेकार है। और वो घर की छत की तरफ गया। उसने दरवाज़ा जल्दी से छत का दरवाज़ा खोला और छत पर हर तरफ देखा, लेकिन छत पर कोई नहीं था। उसने छत का हर कोना देख डाला, लेकिन छत पर काजल नहीं थी। फिर वो भागता हुआ नीचे आया और जिस नंबर से दोपहर कॉल आई थी उसने वापस उसी नंबर पर फ़ोन किया और उसने पूछा, क्या आप थाने से बोल रहे हैं? उधर से आवाज़ आई, हमने आपको दोपहर भी कितनी बार फ़ोन बताने की कोशिश की, लेकिन आप तो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे। हाँ जी, मैं थाने से ही बोल रहा हूँ और आपकी पत्नी यहाँ पर हमारे सामने बैठी है। और इतना सुनते ही मनोज ने सिर्फ फ़ोन पर इतना कहा, ठीक है मैं आता हूँ, और उसने झट से फ़ोन काटा। और फिर मनोज ने भागते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और थाने की तरफ निकल गया। और घर पर पीछे से उसकी माँ, पुष्पा जी और बहन ज्योति चिल्लाती रह गईं, लेकिन मनोज उन्हें अनसुना करके अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। और मनोज जैसे ही थाने पहुंचा उसने देखा वहाँ काजल बहुत बुरी हालत में बैठी है। उसके बाल बिगड़े हुए थे, चेहरे पर उसके उंगलियों के निशान छपे हुए थे, आँख के पास नील पड़ा हुआ था, हाथों में चूड़ियाँ टूटने के घाव थे। और ये देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। तभी एक कांस्टेबल वहाँ आया और बोला, आप उनके पति हैं? मनोज ने रोते हुए कहा, हाँ
मैं उनका पति हूँ। कांस्टेबल ने काजल की तरफ देखते हुए कहा, जब से वो यहाँ आई हैं हम तब से ही इनसे कह रहे हैं आपकी पट्टी करवा देते हैं, लेकिन ये मना कर रही हैं। हम बोल रही थी कि जब तक मेरे पति नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं करवाऊंगी। कांस्टेबल की बात सुनकर मनोज दौड़कर काजल के पास गया और रोते हुए उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ है? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मुझे बताओ ना। और रोते ही हुए उसने काजल को कसकर गले लगाते हुए कांस्टेबल से पूछा, क्या आपको कुछ बताया है? कांस्टेबल ने कहा, ये कब से रोए ही जा रही हैं। इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ आपका नंबर दिया और किसी का नंबर भी नहीं दिया, और बस यही कहा जब तक मेरे पति नहीं आएंगे तब तक ना मैं कुछ बताऊंगी और ना किसी और को बुलाऊंगी। अब तो मनोज का भी दिल कांप रहा था और उसने रोते हुए काजल का चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछा, बताओ ना मुझे क्या हुआ है? यहाँ क्यों बैठी हो? घर पर क्यों नहीं हो? और फिर काजल ने रोते हुए मनोज से पूछा, आप मुझे ढूंढते हुए छत पर गए थे? मनोज ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, लेकिन तुम मुझे वहाँ नहीं मिली। फिर मुझे याद आया, मुझे दोपहर एक फ़ोन आया था तो मैं इसलिए आया हूँ। फिर काजल ने जो बताया वो सुनकर मनोज का दिल दहल गया और उसकी आंखों में खून उतर आया। काजल रोते हुए बोली, आपको पता है मनोज कि आपकी मम्मी और बहन मेरे कितने खिलाफ रहती हैं, क्योंकि मेरे घर से दहेज में आपके लिए ना ही कार आई और ना ही मम्मी और बहन के लिए सोने की चैन आई थी, और इसलिए तुम्हारी मम्मी और बहन मुझे पसंद नहीं करती। और तुम जानते हो कितनी बार उन्होंने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया है, मेरे आगे से थाली उठाकर फेंक दी। तभी वहाँ इंस्पेक्टर ने बोला, मैडम आप यहाँ बैठकर सारी बात बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। और फिर काजल ने इंस्पेक्टर के सामने बैठते हुए कहा, सर, रक्षाबंधन आने वाली है तो मैंने मनोज की मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी मुझे मायके जाना है, क्योंकि मेरी शादी के बाद ये पहली रक्षाबंधन होगी। तो इनकी मम्मी ने मुझ पर गुस्से से आंख निकालते हुए कहा, क्यों जाना है? रक्षाबंधन पर कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। और क्या ही देगा तेरा गरीब भाई? कुछ नहीं देने वाला है। एक सोने की चैन तो मुझे पहनाई नहीं गई तेरे मायके वालों से, तो वो तुझे 500 से ज़्यादा क्या ही देंगे। और फिर उसने रोते हुए कहा, सर आप ही बताइए, रक्षाबंधन पर क्या गरीब और क्या अमीर भाई बहन ये सब नहीं देखा जाता ना। लेकिन मेरी सास ने साफ कह दिया, तू नहीं जाएगी। और जब मेरी मम्मी का फ़ोन मेरे पास आया पूछने के लिए कि मैं रक्षाबंधन पर कब आऊँगी, तो मैंने अपनी मम्मी से मना कर दिया। और फिर मेरी सास ने मेरी मम्मी को फ़ोन करके कहा, उन्हें खरी खोटी सुनाई और कहा, तुम क्या ही दोगे, कंगाल लोग हो तुम, बस ये लड़की पकड़ा दी तुमने जो शक्ल की है ना सूरत की, ऊपर से दहेज के नाम पर बस अपनी बेटी को 2-3 जेवर और थोड़ा सा सामान पकड़ा दिया। और जब मैं इस बात के खिलाफ बोली तो मेरे साथ मेरी सास और मेरी ननद दोनों ने मारपीट करी। और जब ये बात मैंने शाम को मनोज को बताई रात में, तो उन्होंने अगले दिन मनोज के ऑफिस जाने के बाद उन दोनों ने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया, मेरा खाना उठाकर गाय को डाल दिया था। और फिर उसने दर्द से कराहते हुए कहा, मनोज, आज जब तुम ऑफिस के लिए निकल गए थे तब तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ मारपीट की। पहले सुबह की मेरे साथ हाथ से नाश्ते की प्लेट छीन ली, और फिर उसके बाद मैं जब छत पर कपड़े सुखा रही थी तब पीछे से जाकर उन्होंने फिर से मेरे साथ मारपीट की, इस बात पर कि तुमने मुझे आईफोन भेजा है, जबकि तुमने तो मुझे कोई आईफोन भेजा ही नहीं। अब मनोज को कुछ समझते देर न लगी। काजल ने रो रो कर सारे निशान दिखाए और तभी मनोज ने पूछा, लेकिन तुम छत से और थाने तक कैसे पहुंची, मुझे ये तो बताओ। काजल ने गहरी सांस ली और बोली, मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन मम्मी और दीदी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। तभी बगल वाली आंटी अपनी छत पर आई और बोली, क्या हुआ बहू, तुझे ऊपर बंद कर दिया क्या, या गलती से कर दिया? और फिर उन्होंने मेरे चोट के निशान देखे और बोली, क्या हुआ, चोट के निशान कैसे हैं? और फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तो उन्होंने मुझसे कहा, चल मैं ना तुझे एक पटरा देती हूँ, उस पर खड़ी होकर हमारी छत पर आ जा। और फिर वो मुझे अपने घर ले गई। मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, चाय पिलाई, और फिर उनकी बेटी बोली, भाभी आप मेरे साथ थाने चलो, इनकी रिपोर्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इतना किया है, आपको धूप में छत पर बंद कर दिया, कल हो सकता है ये कुछ और करें, हो सकता है ये आपको सुसाइड करने को मजबूर कर दें।
या फिर आपको जला दें और भैया से कह दें कि आपने खुद सुसाइड किया है। और ये सुनते ही मेरा दिमाग चल गया और मुझे लगा कि सच में ऐसा हो सकता है, तो क्यों ना मैं यही करूं जो ये कह रहे हैं। और इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे थाने लाकर छोड़ दिया। वो तो मेरे साथ अंदर भी आकर रिपोर्ट करना चाहती थी, मैंने ही उन्हें मना कर दिया। नहीं, इससे आगे का मैं खुद देख लूँगी, आप प्लीज़ घर जाओ। और कहते कहते वो रोने लगी। और फिर उसने मनोज का हाथ पकड़ते हुए कहा, मनोज, अब मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं वहाँ पर रहा मुझे नहीं जाना वहाँ पर। मुझे सुकून से रहना है। या तो मुझे मेरे मायके छोड़ दो, नहीं तो अलग घर ले लो। अब तक जो काजल ने बोला था वो एक कांस्टेबल ने सब नोट कर लिया था। तभी उसकी बात ख़त्म होते ही इंस्पेक्टर ने कहा, तो मैडम, आप अपनी सास ननद के खिलाफ़ रिपोर्ट करना चाहेंगी या उन्हें मौका देंगी? काजल कुछ कहती उससे पहले ही मनोज बोल पड़ा, हमें कोई मौका नहीं देना है। हमें अपनी माँ और बहन के खिलाफ़ अब पहली रिपोर्ट मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और फिर रात के 9 बजे मनोज और काजल लेडी पुलिस के साथ अपने घर पहुँचे और उनके अपने दरवाजे के सामने पहुंचते ही पूरे मोहल्ले का जमावड़ा लग चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि सास ननद अपनी बहू के साथ क्या है। मनोज ने दरवाज़ा नॉक किया तो आकर ज्योति ने खोला और दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र पहले मनोज और काजल पर पड़ी। तो उसे देखते ही ज्योति बोली, कहाँ गई थी महारानी? झट से गायब हो गई थी। तभी पुलिस की तरफ ज्योति की नज़र गई। जाते ही वो शांत हो गई और धीरे से बोली, भैया, पुलिस क्यों आई है तुम्हारे साथ? मनोज ने कड़क आवाज़ में कहा, अंदर चलो, अंदर चलकर बताता हूँ। और अंदर जाते ही ज्योति ने सबसे पहले अंदर जाकर मम्मी को बताया, मम्मी, बाहर भैया भाभी के साथ पुलिस आई है। और ये सुनते ही पुष्पा जी चौंक गई और हॉल में की तरफ दौड़ पड़ी। और वहाँ जाते ही पूछा, क्या हुआ बहू, तू ठीक है ना? मनोज ने ज्योति की तरफ गुस्से से भरी नज़रों से देखा और बोला, जाओ आईफोन लेकर आओ। और ज्योति ने बिना कोई सवाल किए तुरंत आईफोन लाकर मनोज को पकड़ा दिया और अपने हाथ में आईफोन लेते हुए मनोज ने कहा, तुझे यही आईफोन चाहिए था ना? तुझे लग रहा था कि ये फ़ोन मैं काजल के लिए लाया हूँ, तो ठीक है, अब ये आईफोन इसी के पास रहेगा। वैसे तो मैं तुझे देने के लिए लाया था और ये तेरा रक्षाबंधन का गिफ्ट था। और इसके बारे में तो काजल को कुछ पता भी नहीं था, लेकिन ठीक है, तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है। और फिर उसने वो आईफोन काजल की तरफ बढ़ा दिया। तभी लेडी इंस्पेक्टर ने दोनों माँ बेटी की तरफ देखते हुए बोली, आपके बेटे ने आप दोनों के खिलाफ़ रिपोर्ट करी है कि आपने उनकी पत्नी को बहुत दुख दिए हैं, उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है, और इसलिए हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। ये सुनते ही तो जैसे पुष्पा जी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। ज्योति के आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे आसमान फटकर उस पर गिर गया हो। ज्योति ने तुरंत अपनी सारी गलतियां मानते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। पुष्पा जी भी मनोज से कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई। लेकिन मनोज और काजल दोनों की तरफ से मुंह फेर लिया था। उस पर अपने बेटे के आगे पुष्पा जी अपने बेटे के आगे गिड़गिड़ाने लगी। ज्योति भी लगातार रोई जा रही थी। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, भाभी प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। काजल ने तुरंत ज्योति की तरफ गुस्से से देखा और बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है? और अगर तुम्हें शादी में गाड़ी ना दें और ससुराल में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? काजल की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने ज्योति की तरफ उस भारी नज़र से देखा और बोली, आपने पूरे दिन में एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं धूप में ऊपर हूँ, मुझे एक बार जाकर देख लो। अब तो आप लोगों को जेल ही सुधार सकती है। तभी पुष्पा जी आगे आई और बोली, बहू, इस उम्र में तू जेल भेजे तो पता नहीं समाज क्या कहेगा। तब अब काजल गुस्से से फट पड़ी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, इस समाज का डर आपको तब नहीं था जब आप मेरे साथ गलत कर रही थी? आपने जब एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इसे परेशान कर रही हूँ, समाज क्या कहेगा, इसके मायके वाले क्या कहेंगे? अगर आपने जब नहीं सोचा तो मैं अब क्यों सोचूं? मनोज ने गुस्से से अपनी मम्मी को देखा और बोला, अगर आप चाहती हैं कि हम आपको माफ़ कर दें
तो मेरी एक शर्त है, आप दोनों को इस घर से जाना पड़ेगा और जो गांव वाला मकान है आपको उसमें रहना पड़ेगा। ये सुनते ही ज्योति रोते हुए बिलखते हुए बोली, नहीं भैया, वहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ तो कुछ सुविधा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी हाथ के नल से भरना पड़ता है। मनोज ने ज्योति को गुस्से से देखा और बोला, जब काजल के हाथ से पानी का गिलास लेकर फेंक दिया था तब नहीं सोचा था? अब मैं भी कुछ नहीं सोचूंगा। अगर ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बोल देता हूँ, ये इंस्पेक्टर तुम्हें ले जाएंगे। फिर मनोज की धमकी से डरते हुए पुष्पा जी और ज्योति गांव जाने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर मनोज ने इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हुए कहा, सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया और अगर कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको ज़रूर याद करेंगे। लेडी इंस्पेक्टर ने पुष्पा जी और ज्योति की तरफ देखते हुए कहा, अगर आज के बाद आप लोगों की कोई भी शिकायत आई तो हम रिपोर्ट का भी इंतज़ार नहीं करेंगे, हम सीधे आपको यहाँ से ले जाएंगे, तो संभल कर रहिए। और फिर पुलिस वहाँ से चली गई। और फिर उसी रात मनोज ने अपनी माँ और बहन के लिए कैब बुक कर दी और उन्हें गांव भेज दिया। अब दोनों घर में शांति से रह रहे थे और वहाँ पुष्पा जी और ज्योति बिना किसी सुख सुविधा के गांव में रहने लगे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी और काजल के दिल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मनोज ने तो उनसे फ़ोन का संपर्क भी ख़त्म कर दिया था और बस कभी कभी गांव के पड़ोसियों से फ़ोन करके उन लोगों के हालचाल ले लेता था। आखिर बेटा था, बेटे का फ़र्ज भी तो नहीं छोड़ सकता था। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमारी कहानी के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।